सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 90 रोज़ में इलेक्शन का मुतालिबा ऐसा यू टर्न है जो निशानदही करता है कि नई मरदमशुमारी पर राज़ी होना इसकी बड़ी गलती थी। सीसीआई मीटिंग में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो पार्टी जो शुरू से नताइज पर खुलकर तनकीद करती थी अचानक मान गई। अब इस मौक़िफ़ के बाद पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI की सब से निकलकर PTI के करीब जाती दिखाई देती है। कम अज़ कम फौरी इलेक्शन के मौके पर तो अभी ऐसा ही लगता है। अच्छा, फिर ज़मान पार्क के पड़ोसी एतजाज़ एहसन साहब की पीपल्स पार्टी के मरकज़ी इजलास में शिरकत बहुत ही ज़्यादा मायने खेज़ मालूम होती है। ऐसे हालात में आपको पता है एक तवील अरसे से काफ़ी वो दूर रहने वाले एतजाज़ एहसन साहब, अब क्या जो दो हरीफ जमातें हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है क्या कि इन दो हरीफ जमातों के दरमियान राब्ता कम करने के मिशन पर है एतजाज़ एहसन साहब, या सिर्फ आइन की खातिर ये जो मुलाकातें हैं उसका हिस्सा बन रहे हैं? अब ये तो आने वाला वक्त बता देगा और वो वक्त शायद इतना दूर नहीं है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मौतली का फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा और ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को 3 साल कैद और जुर्माने का जो फैसला दिया था, चेयरमैन PTI ने सजा मुअत्तल करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। और सियासी उफक पर उभरती खबरों पर तज्जिए के लिए मेरा साथ दे रहे हैं आज मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। साबिक रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तजियाकार बोल न्यूज़ उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद है और सांबा स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है साबिक डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो चूंकि आप यहाँ स्टूडियो में तशरीफ लाएं तो शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, बाकी मेहमानों के बाद में आती हूँ। तो खालिद महमूद साहब, पहला सवाल सीधा ये है कि जो वक्त से पहले असम्बली डिसॉल्व हुई 60 की बजाय 90 दिन मिल गए, 30 दिन ऑलरेडी ज़्यादा मिल गए, उस पर भी बड़ी तनकीद हुई थी। ये 60 दिन जो है आपने असम्बली पहले जो तहलील की 90 दिन के लिए 30 दिन ज़्यादा मिल गए। अब उसके बाद भी मरदमशुमारी का मामला, नई हल्का बंदियों का मामला, अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन आगे जाता साफ दिखाई देता है। लेकिन बहुत सी पार्टीज़, जिसमें हम खास तौर पर अगर बात करें पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आई है, जिसका कहना है कि जी इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। उन्होंने अपने वाज़ेह जो दो टोक मौके पर वो सामने रख दिया। अब अगर मरदमशुमारी भी होनी, नई हल्का बंदियों का भी मामला है, तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आपके स्टूडियो में हाज़रीन से मुखातिब हो सकूं और जो अपनी नाक़िस कानूनी राय है वो दे सकूं इस इशू पे। पहली बात तो ये है कि अगर असम्बली अपनी टर्म एक्सपायर करके तो डिज़ोल्व होती है तो सारे लोग जानते हैं कि 60 डेज़ के अंदर इलेक्शन होते हैं। लेकिन अगर उसकी रेजोल्यूशन प्री मैच्योर हो जाए, बेशक 1 दिन पहले हो जाए, 2 दिन पहले हो जाए या 2 साल पहले हो जाए, तो फिर 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाना होते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है, और इलेक्शन एक्ट जो है इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, उसके सेक्शन 17(2) दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये कहती है कि द कमीशन शैल डीलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर एवरी सेंसिस ऑफिशियली पब्लिश्ड। कि जब सेंसिस पब्लिश होंगे, जब नई मरदमशुमारी आएगी, नया डेटा सामने आएगा, तो उसके बाद डीलिमिटेशन करना वो मैंडेटरी हो जाता है, वो लाजमन हो जाता है, उसके बगैर इलेक्शंस नहीं हो सकते। ज़ाहिर नई फहरिस्तें बनेंगी, यानी नया आप सारा सेटअप बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को बढ़ाएंगे, उनकी तादाद को बढ़ाएंगे, उनका जो जोग्राफियाई हदूद अरबा है उसे तब्दील करना पड़ेगा। बहुत सारी टेक्निकल बातें जो इलेक्शन कमीशन ने करनी हैं और ये प्रीरोगेटिव बन जाता है इलेक्शन कमीशन का। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये कहा जाता है जी कि सदर डेट देता है और सदर को कंसल्ट करना इलेक्शन कमीशन का के लिए लाजमन था, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया उनसे मुलाकात करने से, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला था इलेक्शन कमीशन का, चूँकि सदर का रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पे सेंसिस आ जाए। नई सेंसिस जब पब्लिश होगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम है, इट इज़ दी सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। अब कितने दिनों के अंदर होंगे, इस हवाले से फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी खामोश है, और ये जो इलेक्शन एक्ट है उसमें भी कोई मियाद नहीं दी गई कि कितने दिनों के अंदर या कितने माह के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस करवाने।
हल्का बंदियाँ हो अच्छा, के इस फिर पर मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि ये अहम सवाल आपने उठाया है कि अभी उसमें आइन क्या कहता है, इस हवाले से खामोशी है। आइन खामोश, आइन 90 डेज और 60 डेज दो बातें हैं आइन जी। में। दूसरी चीज़ें जो हल्का बंदियां हैं, ये वक्त से पहले मुकम्मल करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर अगर मैं कहूँ कितना दबाव होगा, कितना प्रेशर होगा, कैसे करना है, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो उसके लिए मैं आपकी तरफ आऊँगी इस सवाल का जवाब लेने के लिए, लेकिन बाकी मेहमानों को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। महमूद मौलवी साहब, अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने भी बाकायदा खबरदार किया कि अगर एक टाइम फ्रेम से जो इलेक्शन है ये आगे चले गए तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसको मुतासिर कर सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि वो तो एक स्टेटमेंट की वजह से स्टेटमेंट दिया जाता है। आप ये देखें ना, उनको ख़ुद को भी नज़र आ रहा है कि ये जो है इलेक्शंस आगे जाएंगे। और ये तो मेरा ख्याल से अगर आप, मैं पिछले 2 महीने 3 महीने पहले भी जब मैं असेंबली में था, जब भी मेरे स्टेटमेंट्स आपके शोज़ पे मौजूद थे, मैं कहता था 2023 में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। आप ये देखें जो आखिरी वक्तों में कानून साजी हुई, जो चीज़ें चेंजेस हुई, वो तो साफ ज़ाहिर था कि ये 3 माह में इलेक्शन नहीं होने। और इसके ऊपर मेरे ख़्याल से सब इत्तफाक कर चुके थे। उसकी वजह ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अंदाज़ा था कि ये इलेक्शन आगे जाएंगे, क्योंकि जब वो कानून साजी कर रहे उस वक्त जो है असेंबलीज़ में पीपल्स पार्टी भी थी, PMLN भी मेजॉरिटी में उन्हीं की हुकूमत थी, PDM पूरा उनके साथ था। तो ये इलेक्शन जो है अगर अर्लीस्ट भी मैं देखता हूँ बहुत जल्द भी हुए तो मार्च अप्रैल में, वरना ये और भी आगे जा सकते हैं। आप जो निगरान वज़ीर है और 2024 से आगे तो नहीं जाएंगे की बॉडी लैंग्वेज देखें ना, उससे भी जा सकते हैं। उसमें कोई, देखिए ना, अभी मेरे भाई ने कहा ना कि उसमें कोई डेट जो है तयन नहीं किया गया है। तो अगर डेट तयन नहीं किया गया है तो वो तो 6 में, देखें ना, 6 महीना भी हो सकते हैं, 8 महीना भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर देखा जाएगा हालात किस तरफ जा रहे हैं। आप ये देखें, इकनॉमी का सत्यानाश हुआ है, लोग सड़कों पे आए हुए। मैं तो खुदा न खास्ता जिस हिसाब से ये महंगाई और ये बिजली के इश्यूज़ को देख रहा हूँ, मैं खौफज़दा हूँ कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे हम सिविल वॉर को हेड ना करें। उसकी वजह ये है कि ये फिर किसी पार्टी के पास में नहीं रहेगा, फिर कोई भी पार्टी इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। जिस हिसाब से ये महंगाई कर रहे हैं, इनको बिजली के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। ये जो हुकूमत है, इनको देखना चाहिए कि ऐसे चलेगा नहीं। देखिए, जब बिजली के बिल नहीं, हज़ारों रुपयों में आएंगे, क्योंकि 200 यूनिट। महमूद मौलवी साहब, ये मैं अभी आप किससे मुखातिब हैं? जी, मैं निगरान हुकूमत से मुखातिब हूँ। मैं वाज़ेह निगरान कर दूं, हुकूमत से मैं मुखातिब निगरान हैं आप। हुकूमत से अच्छा, एक सवाल नहीं तो महमूद मौलवी साहब मेरी बात सुने। ये जो 1 मिनट, ये जो अभी बिल आए हैं, ये पिछले महीने के, निगरान हुकूमत तो अभी आई है, तो पिछले महीने के जो बिल हैं कि निगरान हुकूमत के खाते में डाल दिए गए हैं। ये पीछे तो 13 जमातों का एक इत्तेहाद था, तमाम जमातें थी, पूरा 1.25 साल 16 महीने हुकूमत करके गए हैं। तो आती हम निगरान हुकूमत से सवाल कैसे पूछ सकते हैं? पूछेंगे ये आगे सितंबर में जाके, अक्टूबर में जाके निगरान हुकूमत से भी पूछेंगे। अभी तो ये सवाल उन 13 जमातों से नहीं बनता। देखिए, नहीं, निगरान हुकूमत नहीं, 13 जमातों से तो बनता ही बनता है। देखिए, वो तो आप सारे पॉलिटिकल पार्टी से बनता है, PTI से भी बनता है। मैं आपको उसकी वजह बताऊं, देखिए, सारे पॉलिटिकल पार्टी से बनता है जी। जो हुकूमत में थे 13 जमातों से तो बनता है ना। उसामा गाजी, चले आपके तो महमूद साहब, आपकी तो दोबारा आती हूँ। उसामा गाजी, मुझे आसान अल्फाज में समझा दें कि जो इंटरिम सेटअप है, निगरान हुकूमत है, ये अभी आई है, तो हम ये जो बिल अभी आए हैं या पीछे जो महंगाई हुई 16 महीने में, चले 16 महीने वाले कहते हैं कि पीछे PTI छोड़कर गई, चले ये भी मान लेते हैं उन्होंने भी महंगाई की, फिर आगे 16 महीने में तोहफे में मिली, वो भी कम नहीं कर सके, बढ़ती गई। अभी सारे सवाल एकदम से निगरान हुकूमत से अभी से कैसे हो सकते हैं? उसामा गाजी, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। चलें आपकी तरफ आ जाती हूँ। राजा साहब, ये वाकई जो सवाल मैं उनसे पूछ रही थी, निगरान हुकूमत से पूछना इतनी जल्दी बनता है? मेरे ख्याल में इसका एक लंबा बैकग्राउंड है। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो 2017 के हालात थे ना, इस मुल्क के अंदर कतन कोई बदअमनी नहीं थी, महंगाई का इशू नहीं था, लोगों को का कारोबार चल रहा था, CPEC चल रहा था, पेट्रोल के रेट मुनासिब थे, सोने के रेट मुनासिब थे, आटा और चीनी और बाकी खाने पीने की चीज़ें और अद्वियात वो मुनासिब कीमतों पे दस्तयाब थीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
एक हुकूमत तब्दील हुई और जिस तरीके से तब्दील हुई वो आज तक ज़ाहिर क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद आप देखें कि हालात ख़राब होते ही चले गए। ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई ये भी उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी। 13 जमातों का इताद था। ये कहा जाता है जी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ज़ाती तौर पे ख़ासी मेहनत की, लेकिन असल में आवाम क्या चाहती है। आवाम का देखें कि आज पेट्रोल कहाँ पे पहुँच चुका है, आटा कहाँ पे पहुँच चुका है, बिजली के बिलात उतनी तनख्वाह नहीं एक आदमी की जितना बिजली का बिल आ रहा है। इसी तरह महंगाई, यानी मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर नंगा नाच रही है। गरीब बिल्कुल मर गया, पिस गया। तो अब फौरन ये जो केयर टेकर सेटअप आया है, इसे तो जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन इन्हें हालात बेहतर करने चाहिए। कोशिश करें जो इनके बस में है उसे वो कर्टेल करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारी एलीट क्लास है, जो हमारे बड़े लोग हैं, वो उन्हें बिजली भी मुफ्त है, गैस भी मुफ्त है, पेट्रोल भी मुफ्त है, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी बेपनाह सहूलतें उन्हें दी जाती हैं। अब यानी एक जो लो पेड आदमी है वो तो खर्च करे, वो तो 282 या 84 रुपये का, पता नहीं, इससे शायद ज़्यादा का हो गया है, 293 का शायद हो गया पेट्रोल, वो उतने का ख़रीदे। लेकिन बाकी जो बड़ी क्लास है उसे पेट्रोल मुफ्त मिले। ये नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होनी चाहिए ताकि गरीब सुख का सांस ले सके। और प्राइम मिनिस्टर को भी ऐलान कर देना चाहिए कि ये मैं आज से, और बाकी भी जितने अदारे हैं जिनके सरबराह, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेके जुडिशरी है हमारी, वो और इसी तरह मकन्ना है, पार्लियामेंट है, चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर है, सदर पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर है, सब अदारों के सरबराहों को वॉलंटियरली विड्रॉ करना चाहिए इन सारी चीज़ों से। और ये ख़त्म होनी चाहिए। लोग अपनी जेब से खर्च करें, और जब जेब से खर्च करेंगे, जब बिल खुद अदा करेंगे, तो फिर बिजली के इस्तेमाल में भी एहतियात बरती जाएगी और बिजली कम होने की बजाय ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। उसामा गाजी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद हैं तो उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये वही सवाल जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि सारा जो मलबा है, सारे जो सवालात हैं, अभी से निगरान हुकूमत से कैसे पूछे जा सकते हैं कि ये ओवरनाइट तो महंगाई नहीं हुई है, पीछे से चली आ रही है। जैसा कि 13 जमातें 16 महीने की जो इनकी हुकूमत थी उसमें कहते थे जी पीछे से पीटीआई से महंगाई तोहफे में मिली है। अब निगरान हुकूमत भी कह सकती है कि ये तो अभी हमें आए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए, तो ये भी पीछे से तोहफे में आई है। डॉक्टर साहब, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि ये जो अभी बिल आए हैं इस महीने, जी, ये तो पिछले माह से है। पिछली हुकूमत जितने टैक्स लगा कर गई, जो कुछ किया है, ये उसके बाद है। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है। हम हाँ जी, लिहाजा इनसे तो उस तरह से उसके बारे में सवाल नहीं हो सकता। लेकिन अब सवाल इन्हीं से होगा, जो अब हुक्मरान होगा उसी से होगा। रिलीफ लोग किससे मांगेंगे? से होगा, जाहिर बात है। अगले महीने जो बिल आएगा जी जी, तो लिहाजा कोई भी बरीजुमा नहीं हो सकता। और अभी भी अगर आप देखें तो आपको इस काबीना में भी वो लोग मिल जाएंगे जो पिछली काबीना में भी थे। ऐसे लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो लिहाजा एक कंटिन्यूएशन भी है और सवाल इनसे भी होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक हमें मीटिंग्स में से कोई कंक्रीट चीज, कोई मजबूत कोई राय समझ नहीं आ रही कि हमने इससे निकलना किस तरह है। और इस वक्त आम आदमी सिर्फ रिलीफ चाहता है। मिसाल के तौर पर अभी ये कहा जा रहा है कि शायद जनाब आपको किस्तों में कर दिया जाए, लेकिन जो टैक्सेस हैं वो कम नहीं किए जा रहे। और देखिए, जो आदमी इस मुल्क में पैसे वाला है, जिसके पास इतनी दौलत है, अशराफिया है, जिसके बारे में कमतदा की रिपोर्ट है, $17 अरब की सालाना उनको मराहत मिलती है, $17 अरब की। जब तक आप उनसे लेकर गरीब पर नहीं खर्च करेंगे तब तक ये नहीं होगा। अब आप देखिए 9 किस्म के टैक्स हैं बिजली में, 9 किस्म के टैक्स। तो ये गरीब आदमी से क्यों लिए जा रहे हैं? आप अमीर आदमी से टैक्स लें और गरीब को सहूलत दें। लेकिन अभी और जिस गरीब आदमी के पास माइक ले जाया जाता है वो पहले रोना शुरू कर देता है। उसकी जो कैफियत है वो आप देखें कि वो आंसुओं में झलक जाती है, वो रोना शुरू कर देता है, बात नहीं कर पाता गरीब बंदा बेचारा। ऐसी सूरत हाल है। और डॉक्टर साहब, ज्यादातर लोग इस वक्त पाकिस्तान में, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो अपने बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि आगे अब वो क्या करेंगे। क्योंकि आगे खबरें आ रही हैं कि अभी बिजली की कीमत में इजाफा होना है। अभी 1 सितंबर को कहा जा रहा है शायद पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होना है। अभी गैस के बिल भी पहले से ज्यादा आने। तो गरीब आदमी तो किस चुका है पहले ही। अब तो सिर्फ मुतवस्सित तबका भी अब उसके लिए मुश्किल हो गया है कि वो अपनी तनख्वाह में से बिल कैसे दे दें। अब तो ये हाल हो गया कि लोगों की तनख्वाह नहीं जितने उनके बिल आ रहे हैं।
तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है और बहुत से लोग अब अपने बिजली के बिल नहीं दे सकेंगे और उससे फिर और ज्यादा मसाइल खड़े होंगे। उसकी वजह यह है कि हमारा सर्कुलर रेट और बढ़ेगा। अब हाल ही हो गया कि हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा है, यानी हमारे पास बिजली बनाने की सलाहियत ज्यादा है, लेकिन उतनी इस्तेमाल ही नहीं हो पा रही। और उसकी वजह से ये जो पिछली हुकूमतों ने मुआहदे किए कि आप कैपेसिटी पेमेंट देंगे, यानी एक कारखाना जो आपको बिजली बनाकर बेच रहा है, आप अगर वो बंद भी है, आप बिजली उससे नहीं खरीद रहे, तो आपने उसको पेमेंट करनी है। फिर भी ये मुआहदे किए हुए हैं कि बाहर से आप आ जाएं, सिर्फ यहाँ प्लांट लगा लें, हमें बिजली की जरूरत है, आप आ जाएं, अगर हम किसी वजह से आपसे बिजली नहीं खरीद रहे होंगे आपको पेमेंट जरूर करेंगे। अब बिजली चोरी आप देखें, लाइन लॉसेस देख लें, बहुत बड़ी तादाद में वो जाते हैं। तो इन सब पर फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर इसको कंट्रोल करना होगा। ठीक है महमूद मौलवी साहब, ये जिससे उन्होंने हंगामी तौर पे कहा कि इसको कंट्रोल करना होगा, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी बड़ी तनकीद हो रही है। ये जो सरकारी तबका है, जिस तरह के कुछ जगह के मुलाजमीन है, उनका बिल शेयर किया जा रहा है कि इतना बिल आ रहा है, तो सरकारी इदारों की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या अब इस पर कुछ चेक एंड बैलेंस होगा? यहाँ पर आपको लगता है कि कोई फैसला कौन बात सामने आएगी, सिर्फ बातें होती रहेंगी, या सीधी सी बात कि अब IMF की ऐसी तो कोई शर्त नहीं है ना कि भाई ये मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें? देखिए मेरा कहना है कि ये तो सिर्फ बातें हो रही हैं और ये जो है कि इसमें कोई नताइज नहीं निकलेंगे जब तक बोल्ड डिसीजन ना लिया जाए। और मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, देखिए हुकूमत वक्त लेगा, ये निगरान कहना मेरे ख्याल से अब आप छोड़ दें थोड़े अरसे के लिए, ठीक है ना। ये लफ्ज़ जो है आस्ते आस्ते मेरे ख्याल से आप भी इसको नहीं कहेंगे, ये हुकूमत वक्त। हाँ, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो मुखातिब कर रहा हूँ हुकूमत वक्त से। हुकूमत वक्त डिसीजन ले, क्योंकि बाकी आप सही कह रहे हैं 90 रोज के लिए आए तो फिर निगरान कहना बनता है, लेकिन आप लोगों को भी लग रहा है और सब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 90 रोज से ज्यादा है, 25 तक जा सकता है, इस तरह की बातें तो खैर आप लोग ना करें। आइन बड़ा क्लियर है, हल्का बंदी का भी मामला, तो आप 90 से बहुत आगे चले जाते हैं, आप 24 में भी नहीं देख रहे इंतखाबात, तो फिर शायद आप लोगों को लगता है कि आपका ये एक एनालिसिस है कि निगरान ना कहें, इनको हुकूमत वक्त कहा जाए, प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इस तरह उनसे ख्वाहिशात का इजहार किया जाए या मुतालिबात किए जाएं या उनकी जिम्मेदारी को उनको एहसास दिलाया जाए, सवालात उठाए जाएं। ना इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, हुकूमत तो वो है ना मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कह रहा हूँ कि हुकूमत वक्त यही है और हुकूमत वक्त ही को डिसीजन लेना है, चाहे वो कड़वे डिसीजन ले चाहे वो अच्छे डिसीजन ले। और ये जो पिछली हुकूमत गई है, इनको मालूम था कि ये आगे क्या होना है, इसीलिए ये जो है बहुत खामोशी से बैठे आगे क्या होने। सर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे क्विक ब्रेक लेना है, लेकिन मैं आपके सवाल पे मैं भी खुद हैरान हूँ, थोड़ी परेशान हूँ कि निगरान हुकूमत कड़वे डिसीजंस ले फौरन, और जो इलेक्टेड लोग हैं पीछे जो हम देखते रहे, अभी आप लोग हुकूमत छोड़ के गए हैं, 13 जमातें, उससे पहले आप जिस पार्टी में थे PTI की हुकूमत थी, तो कितने कड़वे डिसीजंस लिए गए। निगरान हुकूमत से आते ही मुतालिबा कर दे रहे कि कड़वे से कड़वे डिसीजंस लें, ये मुतालिबा किस हद तक जायज़ है? और भी बहुत से सवाल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। राजा खालिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उसामा गाजी और महमूद मौलवी साहब, आप तीनों को दोबारा से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से और जो तनकीद की जा रही है कि जो बिल ज़्यादा हैं, ये निगरान हुकूमत से सवाल बनता है या फिर ये जो 13 जमातें थीं हुकूमत में थीं और अभी इन्होंने हुकूमत छोड़ी है, ये सवाल उनसे ज़्यादा बनता है। खैर हमने काफ़ी ज़्यादा इस पर डिबेट की है, अब ज़रा आगे चलते हैं। महमूद मौलवी साहब, ये जो एतजाज़ एहसन साहब काफ़ी अर्सा तवील नाराज़ी के बाद अब ये जो हमने देखा कि CEC इजलास में आए, उससे बहुत से लोग बड़े बड़े तज्जिए कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं इस बात पे, क्योंकि आपको पता है ज़मान पार्क में भी वो पड़ोसी थे और चेयरमैन PTI के भी करीबी दोस्त समझे जाते हैं, कि दूसरी पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो सुनने में आ रहा है, इस तरह की बातें हो रही है कि शायद पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ब्रिज का किरदार वो अदा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए इलेक्शन को लेकर, जो दोनों पार्टियाँ हैं उनका एक मौक़िफ़ जो है बड़ा क्लियर है, यकसा है, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और ये बड़ी खुशाइन बात है। ये तो होना चाहिए था। जब मैं PTI में था और उस वक्त भी मैं कहता था कि देखें जी, सारी पार्टी से बैठ के बात करें। ये कहना है कि जी मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं उनसे बात नहीं करूँगा, अपने आप को आदमी खुदा समझने लगे तो वो उसकी गलतफहमी होती है। सबसे बैठ के बात करना है और आज अगर बात कर रहे हैं, बड़ी खुशाइन बात है। मैं तो कहूँगा सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के आपस में बात करें और
जो है मईशत को देखें, इस मुल्क को देखें। मईशत सही होगी, ये मुल्क सही होगा, सियासत होता रहेगा। वो कहते हैं ना, पहले रियासत फिर सियासत, कुछ लोग कहते हैं पहले सियासत फिर रियासत। देखिए ना, अगर मुल्क ही नहीं होगा या हालात ऐसे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, हम जो सिविल वॉर की तरफ जाएंगे, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी। इनको तो सबको बैठ जाना चाहिए और पहली तरजीह देनी चाहिए मईशत के ऊपर, महंगाई के ऊपर। देखिए ना, 25% के ऊपर आप कौन सी इंडस्ट्री समझने चलेगा। मैं आपको आज टीवी पे कह रहा हूँ, कुछ महीनों के अंदर 20% इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी जो बैंक लोन्स पे हैं। जब वो बंद हो जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक को वो 24% वापस करेगा, इंटरेस्ट देगा। तो वो इंडस्ट्री आज फीजिबल नहीं है, इसके ऊपर लोग देख नहीं रहे। और ये मैं आपको आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आपको 2 से 3 महीने में नज़र आएगा कि इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू हो रही हैं। और जब इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू होंगी, जिसमें बैंक वाले इंडस्ट्रीज़ प्रायोरिटी पे आएंगे जिन्होंने बैंकों से लोन उठाया है, और फिर जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो जो है फिर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर और इन चीज़ों का क्या होगा। तो उसामा गाजी, ये जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब, बड़ी ये खतरनाक सी पेश गोइयाँ हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह के हालात हों। लेकिन महमूद का अपना एनालिसिस है, इनकी अपनी कैलकुलेशन है, ये बड़ा नज़र रखते हैं तमाम चीज़ों पर। तो आप क्या अग्री करते हैं इस बात से? और खुदा ना खासा अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर क्या होगा? यानी इंतखाबात जो जल्द चाह रहे हैं या डेट पर चाह रहे हैं आइन के मुताबिक, तो इसका मतलब है उसका माहौल बनता दिखाई देगा। यकीनन देखिए, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस के अलावा कोई हल निकलेगा। कहीं ना कहीं तो आपको आइन और कानून की तरफ आना ही पड़ेगा। और चूंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो फिर आपको नजर आएगा कि वो दोबारा सड़कों पर आ रही होंगी और वो इलेक्शन डिमांड कर रही होंगी और पॉलिटिकल अनरेस्ट और ज्यादा बढ़ रहा होगा। अभी तो आप देख रहे हैं कि आम पब्लिक है, आम पब्लिक निकली है, फिर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो जाएंगी, तो ज्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। और जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, तो उसके साथ आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे ले आएंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। तो डिले आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को लगेगा। और पहले भी आप देखें, हमारे मुल्क में तो ये हुआ है कि एक दफा इलेक्शन डिले हुए हैं, वादे तो मुशर्रफ साहब ने भी किए थे, ज़िया साहब ने भी, लेकिन फिर इलेक्शन कभी हमने नहीं देखा उसके बाद 10 साल तक होते हुए। तो एक दफा जब आप कानून से, आइन से बाहर चले जाते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को समेटना। तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप इलेक्शंस यानी एक साल, उसामा गाजी, एक और चीज़ ज़रा आप बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं तमाम चीज़ों का। अभी महमूद मौलवी साहब ब्रेक से पहले जो डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने कहा जी 2025 तक भी जा सकते हैं इंतखाबात। तो इतना अगर आगे तक चले जाते हैं, चले 2023 में नहीं होते हैं, मलका बंदियों का मामला 2024 में हो जाए, मार्च अप्रैल तक का लोग सुन रहे हैं, चले आगे जून जुलाई तक चले जाएँ, लेकिन अगर 2025 आ जाता है तो ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। दूसरा, फिर महमूद मौलवी साहब ने साथ ये भी बोला कि अब इस हुकूमत को निगरान हुकूमत ना कहें, मतलब आप सीधी इनसे सवाल पूछें, ये प्रॉपर एक हुकूमत है। बहरहाल इलेक्टेड जो हुकूमत होती है, निगरान हुकूमत होती है, दोनों में फ़र्क होता है। शायद फ़र्क अब इसलिए नहीं समझा जा रहा है क्योंकि 2025 तक इंतखाबात एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो निगरान हुकूमत के साथ क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी? और अगर नहीं होगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होगी? अभी 2 हफ्ते का इजाजा ले लेते हैं डॉक्टर साहिबा। 2 हफ्ते में कितनी स्टेबिलिटी देखी है हमने इस निगरान हुकूमत के बाद, इसी से अंदाजा लगा लेते हैं कि कितनी स्टेबिलिटी रहेगी। और जिस तरह महमूद मौलवी साहब खुद फरमा रहे हैं कि जी इंडस्ट्री बंद हो सकती है 2-3 महीनों में, वैसे ही काफी ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। तो उन हालात में आप मुझे बताएं कि लोग क्या कहेंगे? क्या ये हुकूमत जो निगरान जिसको नहीं कहना, तो ये कंटिन्यू कर सकेगी इसी बेस पर कि जी हाँ इंडस्ट्री बंद हो गई है, बिजली के बिल आपसे नहीं दिए जा रहे, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यही हैं 2025 तक, आप बस बेफिक्र हो जाएं। और जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया था तो क्या हो गया? तो कहेंगे कोई बात नहीं, इंडस्ट्री बंद होगी तो क्या हो गया, हम यहीं पर हैं, हम इसी तरह से चलेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज जितना भी एहतजाज करती रहेगी, उनकी पकड़ दकड़ जारी रहेगी और मुल्क जो है इस तरह चल जाएगा। कौन सी रियासत इस तरह चल रही है, कौन सी रियासत इस तरह तरक्की याफ्ता हो रही है? हमारा मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में कि ये वो रियासत है जहां इनको पता ही नहीं है कि रियासत चलनी किस तरह है, जो खुद आइन लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं इस आइन पर अमल दरामद ही नहीं हो सकता। और हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी दुनिया ये आकर कहे कि हाँ यहाँ पर जनाब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आनी है, हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। अब मुझे बताएं, जो आज हालात हैं हम खुद नहीं समझ पा रहे, तो कौन सी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी? रेमिटेंसेज हमारी नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट हमारी नीचे जा रही है, बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, बिजली इतनी महंगी हो जाएगी तो इंडस्ट्री कहाँ से लगेगी? और इन हालात में हम कहेंगे कि हाँ जी आइन को भी भूल जाएं,
तो उसके बगैर फिर स्टेबिलिटी ले आए। अगर आती है, अगर मईशत में कोई बेहतरी आ गई अगले 2-3 महीनों में, या चले 2025 में भी हम देखते हैं लोगों की जिंदगी बहुत बेहतरी आ जाए, तो फिर वाकई हो सकता है कि लोग अच्छा नहीं सामा, मुझे एक चीज समझाएं, आइन क्या कहते हैं वो तो बाद में हम बात कर लेते हैं। आइन तो जारी बात है बड़ा वाज़ेह कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएं। 90 दिन अगर नई हल्का बंदी का मामला है तो इंतखाबात कितने आगे जा सकते हैं, आइन बड़ा क्लियर है, उस पर तो बहस बनती नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी कि बहस हो रही है, आइन के क्लियर होने के बावजूद बहस हो रही है, ये भी एक लम्हा फिक्री है। उसामा ये बताएं कि निगरान हुकूमत में हम देख रहे हैं कि जितने भी नाम है तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड के बहुत एक्सपर्ट हैं, तजर्बाकार है, इंटेलेक्चुअल्स हैं। अगर मैं कहूँ तो उनके साथ हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है। उनके पीछे कौन है जो लोग आकर बैठे हैं, इनको सपोर्ट किसकी है? इदारे चले मान लेते हैं सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाएंगे? अगर तो पब्लिक इनके साथ सपोर्ट पर आ जाए तो और बात है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा सेटअप लाकर बिठा देते हैं जिसके साथ पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी तो वो कैसे चल सकेगा? उनके जो फैसले उनको ओन कौन करेगा? क्या पब्लिक उनको समझेगी? और मैंने इस तरह अर्ज किया ना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक हकीकत है इस मुल्क की, या तो उस वक्त को बैन कर दें, बंद अभी कर दें। महमूद मौलवी साहब सीनियर सियासतदान है उसामा, उन्होंने कहा कि अब निगरान हुकूमत ना के प्रॉपर गवर्नमेंट की तरह बात करें, वो गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त है, उनसे हर तरह का सवाल पूछे, यानी हर तरह की एक्सपेक्टेशन रखी जाए। लेकिन महमूद मौलवी साहब अपने ख्यालात को तो इजहार कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, आज पीपल्स पार्टी को देख लें, फजल रहमान साहब को देख लें, अभी नून लीग भी इसी लाइन में आ जाएगी, तो तहरीक इंसाफ पहले से है, तो या तो इन पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, इनको बताएं कि जनाब आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, आपको कोई जरूरत नहीं है, अभी आप इलेक्शंस भूल जाएं, हम स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं और आप हमारा साथ दें, तो ये चले एक और बात है। और मुझे नहीं लगता उसके बाद वजूद भी आ जाएगी, हमने हिस्ट्री से देखी है, वो बैक टू स्क्वायर वन होगा। अच्छा ये कुछ करके भी चले जाएंगे तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी कहीं ना कहीं तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, वो एक नए सिरे से कोई अपना फिर इंप्लीमेंट करना शुरू हो जाएगी। तो जब इनकी डिसीजंस को वो ओन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो कह रहे होंगे जी इलेक्शन चाहिए हमें, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया है, ये तो 90 दिन के लिए आए थे, ये ऊपर किस तरह से चले गए हैं, तो उसके लिए मसला होता है। अगर ऐसे टेक्नोक्रेट सेटअप चल सकता तो बहुत अरसा पहले ये हो जाता। और मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वो तो अमरीयत से ज्यादा स्ट्रांग क्या होगा पाकिस्तान के लिए, आप सबको फिर उसमें काम करना पड़ता है, सारे साथ होते हैं, डंडा चल रहा होता है, तो उससे ज्यादा डिसिप्लिन कहीं आ नहीं सकता। क्या वो चलिए मैं आपकी तरफ आती हूँ सामा, मैं जरा ठीक है खालिद साहब की तरफ आती हूँ। ठीक है जी सामा, ठीक है खालिद साहब, ये जरा कुछ तोशा खाना के हवाले से भी बात कर लेते हैं। फिर सामा आपकी तरफ आती हूँ, महमूद साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। ये तोशा खाना के हवाले से ये जो भी आज फैसला महफूज किया गया, कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा, क्या देख रहे हैं आप इसमें? दूसरी बात है कि मेरे ख्याल से तमाम लोग, तुक्के का वर्ड बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि तमाम लोग तुक्कों का सिलसिला जारी हो चुका है और ये सुबह 11 बजे तक तुक्के चलते रहेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो जो पहले गुफ्तगू की मौलवी साहब ने और उसामा साहब ने, मैं थोड़ा सा उसमें एडिशन कर दूं। एक तो ये है कि जो निगरान गवर्नमेंट होती है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। ख्वाजा आसिफ केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बिल्कुल वाज़े तौर पे क्लियर कर चुकी है कि आपने डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं, ठीक है, इसलिए केयर टेकर है, वो निगरान है, ठीक है, उसके पास ये मैंडेट नहीं होता कि वो बड़ी सतह के फैसले कर सके। एक बात। दूसरा ये है कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 के बाद जी उसमें अमेंडमेंट हो गई और उस अमेंडमेंट के बाद ये करार दिया गया कि डेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर देगा, इलेक्शन कमीशन देगा, ना कि सदर डेट देगा इलेक्शन के हवाले से। ये दो बातें मैं ऐड करना चाहता था। अब तोशा खाना के हवाले से ये है कि तोशा खाना केस क्या था भला, वो आप सब लोग जानते हैं, इसे बहुत डिस्कस भी किया गया कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से कुछ ताइफ लिए, ठीक है, उनका इस्तेकाक था, ये बात अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उन्होंने किया ये कि वो ताइफ लेके मार्केट में बेचे और उसके बाद जो रकम उन्होंने जमा करवानी थी वो रकम जमा करवाई। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ये डिसऑनेस्टी हुई और इसकी अलग से सेक्शन लगती है और उसे मेरे ख्याल में नैब देख रहा है। दूसरा, फिर उन्होंने आपने जो एसेट्स थे, जो बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बीइंग MNA, उन्हें सालाना अपने असासे शो करना होते हैं, उन असासों में उन्होंने कतन शो नहीं किया, जिसकी वजह से वो सादक और अमीन का मामला अड़े आ गया। अब ये है कि आज हाई कोर्ट के सामने पिटीशन थी उनकी 426 की, 426 CRPC की एक सेक्शन है जिसके तहत आप जाते हैं सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस के लिए। ये नहीं कि अपील कल उनकी मंजूर होनी है, सिर्फ सजा की सस्पेंशन है, उसके ग्राउंड्स उसे मेरिट, उसके केस के मेरिट्स को डिस्कस नहीं किया जाता। अब वहाँ पे सवाल उठा मेंटेनेबिलिटी का। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इट विल बी डिसाइडेड एट द फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ द अपील। वहाँ पे सवाल उठा जी के एविडेंस का,
उन्होंने कहा एविडेंस को हम अपील में देखें। फिर ये सवाल उठा जी कि कॉग्निजेंस, वेदर इट वाज द कॉग्निजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट और द सेशन जज। उन्होंने कहा इट विल आल्सो बी डिसाइडेड एट द एडजुडिकेशन ऑफ द फाइनल आर्गूमेंट्स ऑन अपील। ठीक हो गया। और इसी तरह बाकी वो उसकी लिमिटेशन का सवाल आया कि 120 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल हो सकी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब फाइनली हम अपील को डिसाइड करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास जो मैटर है वो 426 की पिटीशन है जिसमें सज़ा को सस्पेंड करने के हवाले से हमसे दरख्वास्त की गई। लेकिन मैं यहाँ पे समझता हूँ, मेरे नाकिस जो राय है, मैं इस पर तुक्का कोई नहीं लगाता कि कोर्ट क्या फैसला करेगी, ये कोर्ट का प्रीरोगेटिव है। वो सोशल मीडिया पे लग रहे हैं जी, वो नहीं करना चाहिए, वो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। ये कोर्ट का अख्तियार है, कोर्ट क्या करती है ये कोर्ट का मैंडेट है। लेकिन जो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि कोर्ट ने कल आपने देखा कि किस तरह से प्लीज जल्दी, जी मैं ख़त्म करता हूँ। हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेडिक्यूल किया गया, उनके ख़िलाफ़ एक ट्वीट किया गया जो पीटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से था या उनके जो अकाउंट था, ऑफिशियल पेज जो बना हुआ है उससे था। उन्हें रेडिक्यूल किया गया, उनके ख़िलाफ़ सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और उसका जिक्र तक नहीं किया कि आप लोग मेरे खिलाफ ये काम कर रहे हैं और इस तरह से मेरे खिलाफ लगे। ये सवाल है कि उसामा गाजी आपकी तरफ, महमूद साहब आपकी तरफ आती हूँ। उसामा गाजी जी, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि किसी भी पार्टी का जो पेज होता है, जो कि ऑथेंटिक पेज होता है किसी पार्टी के, या ट्विटर हैंडल, ट्विटर अकाउंट होता है, वहाँ पर इस तरह आप जजिस का नाम लिख लिख कर तहत पे तनकीद उनको बनाएं, या फिर जैसा कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक ऐसा जज कौन होगा, दूसरा जज कौन होगा, इंसाफ पसंद कौन होगा, जो इंसाफ नहीं कर रहा है, यानी कहना क्या चाह रहे हैं। तो जजिस को मुतनाज़ बनाने का जो सिलसिला सोशल मीडिया पर जारी है, चले आम अकाउंट्स अगर कर रहे होते हैं, आप कहते हैं इनको समझ बूझ नहीं है शायद, या वो, लेकिन इस तरह अगर ऑफिशियल पेजेस से इस तरह हो रहा हो तो एज अ जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या ये नेगेटिविटी नहीं फैलाई जा रही होती, जजिस को मुतनाज़े नहीं बनाया जा रहा होता? आगे जाके फिर आप उसको क्या देखते हैं अगर ये सिलसिला तूल पकड़ जाता है? जी नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। और ये सिलसिला मुझे याद है जब कहा गया कि जनाब ये बुत हैं, इनको निकाल दें, आपके ऊपर जिंदगी तंग कर देंगे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह से कहना शुरू हुआ। फिर उमरता बंदयाल साहब के हवाले से हमने देखा बड़ी कैंपेन्स चली, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो जब आप चीफ जस्टिस के हद तक, जो सबसे बड़ा जज कहा जाता है, उसके ऊपर इस तरह करेंगे, उनकी मुबीना तौर पर उनकी कोई घर की खवातीन की ऑडियोज जो है वो सामने लाई गई, और उसके बाद फिर क्या कहा गया, फिर उनको इमरानदार जजेस, और ये सारा कुछ होता रहा है पाकिस्तान में, और बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर जाहिर है कि जब इस तरह से होता है कि अच्छा चीफ जस्टिस को ये कहा जा सकता है, तो फिर निचली अदालत के जज को तो हम कुछ कह ही लेंगे। तो फिर जिसका जहां जोर चलता है वो ये कहते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, कोई भी अगर ऐसे करे, या ये पार्टीज के जो पेजेस हैं, ऑथेंटिक पेजेस हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, वहां से ऐसे सियासतदान खुद करें, मेरे ख्याल से जजेस को मुतनाज़े बनाने का सिलसिला रुकना चाहिए। गलत है कोई भी करे तो। जी बिल्कुल दुरुस्त है। और उसमें फिर सबको देखना चाहिए किसने किस वक्त क्या किया है। लेकिन अगर किसी एक के खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो फिर दूसरे के खिलाफ आप लेंगे, तो फिर उससे तो फिर जानेदारी नजर आती है। इसी तरह से आप देखिए हमारे जो जज साहिबान है, अगर किसी के साथ रवैया कुछ और नजर आता है, किसी के साथ कुछ और नजर आता है, तो उसमें भी फिर लोगों के खदशात बढ़ जाते हैं। वुकला कह रहे होते हैं कि जनाब ये फैसला गलत है, लेकिन हम देख, ठीक है। महमूद मौलवी साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, आपका लास्ट कमेंट। उसामा, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आखिरी मिनट है महमूद मौलवी साहब का लास्ट कमेंट। देखें, इसके तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जजेस के ख़िलाफ़ करना, मगर बदकिस्मती ये है, ये हमारा कल्चर बन चुका है। हमारे फेवर में नहीं हो, हम उसको हर पार्टी, हर आदमी, ये बदकिस्मती से इस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को तस्लीम नहीं करना चाहता है और उनको क्रिटिसाइज करता है। वो जजेस को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर इलेक्शन हारते हैं तो फौज को क्रिटिसाइज करते हैं। फलाने भी किया था, अपनी इस्लाह कोई नहीं चाह रहा, दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए हम अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, कह रहे थे फलाने भी किया था तो हम करें तो क्या होगा? ये तो गलत है कि अपनी इस्लाह करें, खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान। जब तक अपने आप को, हम पहले अपने आप को इस्लाह करें, हम अपने आप की इस्लाह करें, और हर पार्टी भी सब अपनी इस्लाह करें, खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान। जी सर, लास्ट कमेंट 20 सेकंड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाह रहा था, यही तोशा खाना के हवाले से
मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती जो नाक़िस राय है उसमें ये डिफेक्टिव अपील है। इसमें स्टेट को रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया, हालांकि सज़ा की जो या सेंटेंस की एक्सिक्यूशन स्टेट ने करना होती है। और मैं हैरान हूं कि इस अपील में स्टेट को क्लोजिंग का कार्य सर, टाइम की कमी थी, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।